रामनगर में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। प्रशासन ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 नशा तस्कर को नशे के इंजेक्शन के साथ किया गिरफ्तार। रामनगर में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। प्रशासन ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 नशा तस्कर को नशे के इंजेक्शन के साथ किया गिरफ्तार। बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी कौतिक का आगाज। मेले में भारी संख्या में जुट रहे लोग। मेला सांस्कृतिक और व्यापारिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। देसी रिवॉल्वर के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। खटीमा में स्थानीय लोगों ने वन क्षेत्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खेत के जब्त प्रकाष्ठ को रिलीज करने की है मांग। वन विभाग ने मांग पूरी करने का दिया आश्वासन। और आपदा प्रभावित को धामी सरकार की तरफ से हर संभव मदद। सीएम धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है जोशीमठ आपदा प्रभावितों के रहने खाने और ठंड से बचाव के लिए हीटर और ब्लोअर की जा रही है व्यवस्था। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताया कि रामनगर थाने पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए अब 2 नशे के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपियों के पास से नशे के अवैध 90 इंजेक्शन भी बरामद किए गए। और घटना की जानकारी देते हुए कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिसकर्मियों के साथ नागा बाबा मंदिर के पास चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने अब इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि नशे के खिलाफ रामनगर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नशे के खिलाफ ये बात कही थी कि अब पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ जो है अभियान बड़े स्तर पर चल रहा है। और इसी बात पर अमल करते हुए अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से रामनगर क्षेत्र में अब 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कई नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। वैसे संख्या जो है 90 बताई जा रही है, पर यह संख्या और अधिक बढ़ सकती है। और साथ ही इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि रामनगर में भी अब नशे का कारोबार बड़े स्तर पर फल फूल रहा है, जिसको लेकर अब उत्तराखंड में रामनगर में पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। और इस कारण से अब उत्तराखंड सरकार की ये जो पहल है वो लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और कौन से लोग निकल कर सामने आते हैं और कौन सा एंगल इसमें जुड़ता है, या क्या और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र के लोगों का नाम भी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी किया है। इसी अभियान के तहत थाना पुलिस द्वारा आज 2 व्यक्ति को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो वहीं ऐतिहासिक नगरी बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी कौतिक के लिए भगवान बागनाथ
की नगरी सजकर अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सांस्कृतिक झांकी के साथ साथ मेले का आगाज भी अब हो चुका है और बागेश्वर के सरयू और गोमती के संगम पर लगने वाला मेला सांस्कृतिक और व्यापारिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2021 और साल 2022 में कोविड संक्रमण के कारण मेला नहीं लग पाया था। इस बार 2 साल के व्यवधान के बाद मेले का आयोजन हो रहा है और मेले को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बागनाथ मंदिर परिसर के साथ ही सरयू की सुंदरता और साथ ही गोमती नदी के घाटों की सुंदरता देखने ही बन रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बागेश्वर धाम पूरी तरह से सजकर तैयार है। आपको बताएं कि मेले की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ भारी संख्या में लोग मेले देखने के लिए आ रहे हैं। दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा मेलार्थी उत्तरायणी भौतिक का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं और बागेश्वर नगर और बागनाथ मंदिर के साथ साथ सरयू गोमती के घाटों को रात्रि में भव्य तरीके से हरिद्वार की तर्ज पर सजाया गया है। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान सांस्कृतिक कार्यक्रम से गुलजार है। जी हाँ, कमाऊं की अगर बात करें, गढ़वाल की बात करें तो यहाँ के कलाकारों के साथ देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी कला दिखाकर रात भर मेलार्थियों का मनोरंजन कर रहे हैं और दिन में मेले में हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेलार्थी मेले का लुफ्त भी उठा पा रहे हैं। तो तस्वीर आपके सामने किस तरीके से मेला सांस्कृतिक और व्यापारिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, ये भी एक समझने वाली बात है क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस मेले का आयोजन जो है वो बागेश्वर में हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रात का ये दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए कि हरिद्वार की तर्ज पर ये बागेश्वर धाम जो है वो बनकर तैयार है। इस मेले का जो आयोजन हो रहा है वो हरिद्वार की तर्ज पर हो रहा है और बागनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताया कि रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 32 बोर 6 राउंड की जो है एक देसी रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोतवाली के एसआई विजयपाल ने पुलिस कर्मियों के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम बसंत विहार से एक युवक को अवैध देसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया। तो वहीं इस पूरे मामले में फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तो देसी रिवॉल्वर के साथ एक आरोपी को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड के जिले उधम सिंह नगर की, जहां खटीमा वन व्यवसायी लकड़ी मंडी के लोगों ने वन क्षेत्राधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि जुलाई महीने में वन विभाग की तरफ से जांच के दौरान नाप खेत के प्रकाष्ठ को सीज कर जब्त कर लिया गया था और उक्त प्रकाष्ठ को वन व्यवसायियों के सुपुर्दगी में दे दिया गया था और सभी प्रकाष्ठ के कागजात भी ले लिए गए थे। तब जांच के दौरान प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी और साथ ही वन क्षेत्राधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जांच पूरी करने के बाद शीघ्र ही आपकी प्रकाष्ठ को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वन व्यवसायी लकड़ी मंडी के लोगों ने बताया कि तब से आज तक 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी वन विभाग की तरफ से ना तो प्रकाष्ठ वापस की गई और ना ही रमन्ने वापस की गई। तो वही वन व्यवसायियों का यह भी कहना है कि सभी व्यापारीगण जांच समिति को यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी प्रकाष्ठ काश्तकार का है और उनके तरफ से काश्तकार से खरीदा गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे की जांच अभी जारी है। आपसे सर हमारी रिक्वेस्ट, मेरे पास तो कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि मेरे स्तर से अब उपस्थित हो, ये कहानी है साहब। जो खुदार से कहा गया तो मेरी जानकारी में है कि ये जो खटीमा साल भोजी का प्रकरण है, ये इसमें जो भी कार्रवाई की गई है ये भी जांच स्तर पर है और काफ़ी इसमें जांच पूर्ण हो गई है और कुछ अभिलेख इसमें जो प्राप्त हुए हैं
और कुछ व्यवसायियों के अभी अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसा जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और जैसे ही वो सब अभिलेख प्राप्त हो जाएंगे उसमें जो है प्रभागी स्तर से, सक्षम स्तर से नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन तो अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो भी ये चीज़ें होती हैं 4/10 या जो भी हमारा 26 फॉरेस्ट एक्ट है या वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी केस काटे जाते हैं उसमें जो जांच प्रक्रिया होती है, जांच प्रक्रिया के बाद ही जो है नियमानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसका ज्ञापन आज मुझे प्राप्त हुआ है और ये मेरे संज्ञान में भी आया है और मैं अपने स्तर से इसमें जो भी मेरा प्रयास होगा वो करूँगा। और जैसा मुझे जानकारी प्राप्त है कि लगभग इनकी जांचें पूर्ण हो रही हैं और उसके अनुसार ही जो कार्रवाई होगी वो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अगर जो भी जांच में अगर वो सही नहीं पाया जाएगा तो उसके लिए माननीय न्यायालय, सक्षम न्यायालय में वाद दायर किए जाएंगे और उसके अनुसार फिर कार्रवाई। तो वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ आपदा प्रभावित इस समय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। यही वजह है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रभावितों के रहने खाने से लेकर शीत से बचाने तक के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। जहां आपदा प्रभावित परिवारों के सदस्यों के रहने की व्यवस्था होटलों के अलावा राहत शिविरों में भी की गई है। तो वहीं ठंड से बचाने के लिए हीटर, ब्लोअर के पर्याप्त इंतजाम भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट ये निर्देश हैं कि आपदा प्रभावितों को किसी भी तरह की समस्या ना हो पाए। आपको बताएं कि 76 परिवारों को हीटर और ब्लोअर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जो लोग होटल में ठहरे हैं उनके लिए होटल के हीटर, ब्लोअर उपलब्ध किए गए हैं। कई लोगों को थर्मल वेयर, हॉट वाटर बोतल और शॉल जरूरत का सामान भी वितरित किया गया है। इस तरह अब तक कई लोगों को खाद्य जो की किटें हैं वो साथ ही और कंबल और लोगों को डेली यूज किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा स्थानीय निवासियों के मवेशियों का भी पूरी तरह से ख्याल सरकार की तरफ से फिलहाल रखा जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें आमजन की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की तो वो भी बहुत अच्छे से की जा रही है। अब तक कई लोगों की स्वास्थ्य जांच कर ली गई है और जोशीमठ में आपदा प्रभावित 269 परिवारों के 900 सदस्य को सुरक्षा के दृष्टिगत राहत शिविर में रुकवाया गया है। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाएं प्रभावितों को उपलब्ध कराई जा रही है और प्रभावित परिवारों को उनकी सुविधा और स्वेच्छा के अनुसार सुरक्षित गेस्ट हाउस, होटल, स्कूल और धर्मशाला में ठहराया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जोशीमठ की जब आपदा आई उसके बाद सरकार आप देखिए किस तरीके से लोगों का ध्यान रख रही है। और अगर बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य जांच भी समय समय पर लोगों की जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से आपने देखा कि ठंड का प्रकोप पूरे देश भर में बढ़ रहा है और खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी ठंड का स्तर कुछ ज़्यादा होता है और इस वक्त वहाँ पर कई जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है। और जोशीमठ में जिस तरीके से लोगों के घर में दरारें आई और उन लोगों को घरों से अलग किया जा रहा है तो उन लोगों के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भूधसाव से प्रभावित क्षेत्रों के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है और ये कहा गया है कि जिन स्थानों पर प्रभावितों को विस्थापित किया जाएगा उनको सरकार की तरफ से हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है उन परिवारों को शीतलहर के दृष्टिगत उन सभी परिवारों को हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी इसकी गहनता से आकलन किया जाए। जिलाधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रखकर और स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग विस्थापित होंगे उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
इसलिए अभी से योजना बनाकर आगे कार्य करें। जिन स्थानों पर प्रभावितों को विस्थापित किया जाएगा, उनको सरकार की तरफ से हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं भी निकट हैं। प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई और परीक्षा देने में किसी भी प्रकार से परेशानी न हो, इसके लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस तरह से कहा जा सकता है कि आपदा प्रभावित परिवारों को धामी सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। समय समय पर सीएम धामी जोशीमठ भूधसाव पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर हर एक छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि आपदा प्रभावितों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है। आपदा की घड़ी में हम सब साथ हैं। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद की जा रही है और साथ ही आगे भी मदद की जाएगी। चूँकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है। 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा एवं श्री SN पांडे मौजूद रहे। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब रामनगर में देर रात नेशनल हाईवे पर बाइक और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ग्राम गोजानी निवासी अपने दोस्त के साथ बाइक से काशीपुर से रामनगर की ओर जा रहा था कि तभी इस बीच पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रहा एक डंपर चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने अब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही मृतक को पोस्टमार्टम के लिए उसका शव अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जुटी हुई है। हमारे द्वारा सब को कब्जे में लेकर मोर्चे रखाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या संज्ञान में आया कौन सा वाहन था? अभी तक जानकारी नहीं हो पाई। अज्ञात वाहन से टक्कर होना प्रकाश में आया है। CCTV फुटेज व अन्य जानकारी की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर मुख्यालय में से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर करोली बैंड से गाजली बिजौरिया गांव तक सड़क निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। आलम यह है कि PWD विभाग बागेश्वर की कपकोट इकाई पिछले 5 सालों से मात्र 1.5 किलोमीटर रोड भी पूरी तरह से नहीं खोद पाया है। कार्य बंद पड़ा है। कमीशन खोरी के कारण गाजली गांव तक स्वीकृति 5 किलोमीटर सड़क पिछले 5 सालों में नहीं पहुंच पाई। ग्रामीण इसके लिए गुनहगार PWD कपकोट की लापरवाही मान रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों को सड़क नहीं बनने से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने अब सड़क बनाने की मांग की है और ये कह रहे हैं ग्रामीण कि लगातार हमें बहुत तरीकों की दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है और कई सालों के इंतजार के बाद भी अब तक रोड का नहीं बनना सरकार के लिए बहुत अधिक सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उनकी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड को बना दिया जाए ताकि जो ग्रामीण हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो आने जाने में।
हमारी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 651/2015 है ये, और इसको जो है स्वीकृति मिलते मिलते 2019 में इसको जो है वित्तीय स्वीकृति मिल के 14 अगस्त 2019 को इसका काम शुरू हुआ था। 1.5 साल काम शुरू होने के बाद रोड का काम बंद कर दिया इन्होंने। विभाग का और ठेकेदार का क्या अंडरस्टैंडिंग थी ये हमें कुछ मालूम नहीं है कि उनके बीच में क्या रहा, इन्होंने बंद करी। उसके बाद भी कई बार हम जिला अधिकारी महोदय के, जो जिला की सबसे प्रमुख अधिकारी होती है, प्रशासनिक अधिकारी होती है, उसके पास गए रंजना राजगुरु, विनीत कुमार, रीना जोशी, और परसों हम 3 दिन पहले अनुराधा पॉल के पास भी गए हैं। 4 बार तो हम डीएम साहब के पास जा चुके हैं। उससे बीच में हमने चुनाव बहिष्कार 2022 का भी किया था, जिसमें इन लोगों ने हमें विभागीय अधिकारियों और चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि मई 2022 से आपके रोड का काम सुचारू किया जाएगा। गाँव की स्थिति बहुत डावाडोल है, स्थिति बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर भी रोड नहीं कटी है। आज तो 4-5 साल होने को जा रहे हैं। तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है, और जनता कई दफ़े हम लोग चले गए हैं, डीएम साहब के पास भी चले गए हैं, प्रशासन के पास भी चले गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव बहिष्कार भी किया था पिछली बार, तो इन लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। अभी तक 1.5-2 साल होने को जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम जाते रहते हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं, होगा ऐसे ही कहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में अपर्णा यदुवंशी पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के तहत उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध नशा तस्करों पर लगातार लगाम कसी है। जी हां, जनपद में अवैध नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने और युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है, और इस दौरान पुलिस ने अवैध चरस भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है, और अब इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। 2025 तक जो है नशा मुक्त उत्तराखंड होने की बात उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही थी, और इसी के तर्ज पर पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है, और जो नशा जिस तरीके से प्रदेश भर में फैला हुआ है उसे लगाम लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन चल रहा है ड्रग्स फ्री देवभूमि बाय 2025, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल उत्तरकाशी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है अवैध चरस का परिवहन करते हुए। ये जो दोनों अलग अलग मामले हैं, एक मामला थाना मनेरी से रिलेटेड है और एक थाना कोतवाली उत्तरकाशी से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारी जो एसओजी की टीम है और जो कोतवाली उत्तरकाशी और मनेरी की टीम है, उन्होंने अपनी जो मुखबिर तंत्र है, मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट करके सुरागर्शी पदार्शी करते हुए इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मैं इन 4 अभियुक्तों का थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ। इसमें जो थाना कोतवाली उत्तरकाशी में जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनके उससे 1 किलो 135 किलो अवैध चरस पकड़ी गई है। और ये जो है हमने जो हमारी रेगुलर चेकिंग चलती है उससे पकड़ी है देवीधार के पास में। और ये मामला थाना कोतवाली उत्तरकाशी का है। और थाना मनेरी से भी हमने एक अभियुक्त को पकड़ा है जिसका नाम कबूल चंद्र है, और ये जो है धरासू का। तो वहीं अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां एक रिश्वतखोर डॉक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर पशुपालन विभाग के बड़को नौगांव में तैनात था। दरअसल 12 जनवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए बकरी पालन योजना में मिलने वाले सरकारी अंशदान का चेक देने के एवज में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोनिका गोयल द्वारा 8,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक रेणु लोहानी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों पर संज्ञान लेते हुए जांच कराई गई, और जांच के दौरान शिकायती पत्र में लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिस पर एक ट्रैप टीम का गठन कर दिया गया। फिलहाल विजिलेंस की टीम आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है।
तो वहीं रामनगर में आतंक का पर्याय बने बाघ में से एक बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया। आपको बताएं कि पनौद नाले से मोहन क्षेत्र तक बाघ का आतंक बना हुआ था, जिसमें वन प्रभाग की टीमें बाघों को पकड़ने में संयुक्त रूप से लगी हुई थी। जून 2022 से बाघों के हमले शुरू हो गए थे, जिसमें बाघ द्वारा 4 लोगों को निवाला भी बना लिया गया था और लगभग 2 से 3 लोगों पर हमला किया गया था और उन्हें घायल कर दिया था। तब से ही बाघों को पकड़ने का प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा था और बाघों को पकड़ने के दौरान 2 बाघों को ट्रैंकुलाइज करने के इंजेक्शन भी दिए गए थे। बताया जा रहा है कि यह वही बाघिन है जिसके लड़ाकर चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके अब रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है। विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो हमने यहाँ पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है, तो उसको जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और इनको ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। तो वहीं देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में यूपीसीएल ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एडीबी के तहत स्वीकृत हुई योजना में विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि विद्युत लाइन के अंडरग्राउंड होने से जहां शहर में बिजली के पोल हटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उन बिजली के पोल पर होने वाले निर्माण से भी विभाग को बचत होगी और विद्युत पोल हटने से शहर का सौंदर्यीकरण और अधिक बढ़ेगा। यूपीसीएल एमडी ने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण या फिर दूसरे निर्माण कार्यों के चलते अक्सर बिजली की लाइन को शिफ्ट करना पड़ता था, जिसमें कई बार लागत से ज्यादा खर्चा भी आता था। लेकिन अब बिजली की लाइन अंडरग्राउंड होने से उन सभी चीजों से विभाग को राहत मिलेगी। देखिए, स्मार्ट सिटी में भी एक योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग एलटी और एचटी लाइन को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। साथ साथ अभी एडीबी की एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों को अप्रूव हुई है, जिसमें कि शहर की जो विद्युत आपूर्ति होगी अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से होगी। आरएमयूज लगेंगे, रिंग मेन यूनिट्स, जिससे बिजली में आए दिन जो इंटरप्शंस होते थे वो एक इंटरप्शंस नहीं होंगे। और जब रोड वाइडनिंग होती थी तो हर बार पोल को शिफ्ट करके बाहर की तरफ ले जाया जाता था, जिससे प्रदेश को और विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। सारा सामान वेस्ट हो जाता था, नए सिरे से उसकी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। एक बार कोई चीज अगर अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा उस लाइन को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे रेवेन्यू की भी बचत होगी, सौंदर्यीकरण भी होगा, थेफ्ट की में भी कमी आएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।